लोग पढ़ते हैं अगला। भारत में परिवहन में जल परिवहन में आप सभी का स्वागत है। इसमें जल परिवहन में केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता है। ठीक है। कार्य क्या है? राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास, संरक्षण एवं नियमन करना। राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास, संरक्षण एवं नियमन करना इसका काम है केंद्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब आंतरिक जलमार्ग। ठीक है। ये वाला वायु जल महासागरीय जलमार्ग का विकास का कार्य इसका नहीं है। ठीक है। जलपोत जो अलग किया गया था, कब अलग किया था? 2019 में 2 विभाग अलग किया गया था। एक सड़क परिवहन मंत्रालय और एक जलपोत मंत्रालय। देखिए तो है। तो इसका जो देखरेख का काम है इसका महासागरीय जलपोत मंत्रालय, या इसको जलपोत या जहाज रानी मंत्रालय नाम सुने हो? जहाज रानी मंत्रालय। इसका काम है महासागरीय यानी बड़का बंदरगाह छोटका बंदरगाह का देखरेख का काम है जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत है। और राष्ट्रीय जलमार्ग यानी आंतरिक जलमार्ग जो नदी, नहर और झील में बनता है उसका देखरेख का काम है केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग। क्लियर हो गया? यहाँ तक कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। अब आप जलमार्ग का प्रकार, जलमार्ग 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक जलमार्ग, एक महासागरीय जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग देश के कुल परिवहन में इसका योगदान कितना है? 1%। ये आंतरिक जलमार्ग कहाँ? नदियाँ, नहर, झील ये सब में होता है। महासागरीय जल परिवहन देश के व्यापार में समुद्री मार्ग का योगदान कितना है? मात्रा वस्तु जो 95% वस्तु अगर व्यापार होता है उसमें महासागर का योगदान है। आप समझ लीजिए, अगर दूसरे देश को हम वस्तु भेजते हैं उसमें 95% इसका ही योगदान है। 5% रेल मार्ग का होगा, उसमें थोड़ा सा नेपाल आ गया तो रेल मार्ग को जोड़ ही लोगे। बांग्लादेश भी रेल गया है हमारा, जोड़ ही लोगे। पाकिस्तान भी रेल गया है, जोड़ना ही होगा। रेल मार्ग और वायु मार्ग 5% में अगर हम किसी दूसरे देश को वस्तु पहुंचाते हैं तो 5% में रेल मार्ग और वायु मार्ग है, 95% जल मार्ग यानी महासागरीय। और मुल्क की दृष्टि से जो वस्तु हम भेजते हैं दूसरे देश को, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, चाहे जितना भी, अगर मुल्क की दृष्टि से देखें तो 68% कीमती वस्तु हम किससे भेजते हैं? महासागर से। तो 100 में 68 घटा दो कितना बचा? 32% की वस्तु जो कीमती वस्तु है 32 रुपया वो हम भेजते हैं वायु और रेल से। यहाँ क्लियर हुआ ना? चलिए, बड़े बंदरगाह की संख्या भारत में कितना है? 13 है। बड़े बंदरगाह किस सूची में है? संघ सूची में। बड़े बंदरगाह संघ सूची में। संघ सूची मतलब जिस विषय पर कानून बनाना केंद्र सरकार बनाती हो उसे संघ सूची कहते हैं। भारत सरकार बनाती हो जिस विषय पर कानून सिर्फ संघ सरकार बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा, भारत सरकार बनाएगा, उसको संघ सूची कहते हैं। मतलब बड़े बंदरगाह का देखरेख एवं प्रबंधन का कार्य किसका है? केंद्र सरकार में। भारत सरकार इसको बोलते हैं, केंद्र सरकार को भारत सरकार भी बोलते हैं। एग्जाम में कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। तो बड़े बंदरगाह संघ सूची में, छोटे बंदरगाह किस सूची में है? समवर्ती सूची में। मतलब जिस पर दोनों कानून बनाता हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाता है, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन छोटे बंदरगाह का देखरेख एवं प्रबंधन का कार्य किसका है? देखरेख प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार का, लेकिन कानून दोनों बनाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन देखरेख एवं प्रबंधन का कार्य किसका होगा? राज्य सरकार। ध्यान रखना। बड़े बंदरगाह पर केंद्र सरकार को लिखो।
चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग में हम लोग देखते हैं आंतरिक जलमार्ग में मुक्ता राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे। आंतरिक जलमार्ग में मुक्ता राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग में मुक्ता क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं NW, नेशनल वाटर। नेशनल मतलब और वाटर मतलब पानी। मार्ग का इंग्लिश क्या होता है? NH, नेशनल हाईवे बोलते हैं ना, NW बोलते हैं शॉर्ट में। बाकी तुम्हारा काम है समझना। तो राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास, संरक्षण और नियम कौन बनाता है? केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय जलमार्ग सूची किस विषय का सूची है? यो जान लो। समवर्ती दोनों कानून बनाता है, लेकिन घोषित कौन करेगा इसको? हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन घोषित करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, ये लिख देते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करता है भारत सरकार। भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार। केंद्रीकृत नोडल संस्था कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए नोडल संस्था कौन है? केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारत का प्रथम घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 वर्ष कब घोषित हुआ था? 1986 में। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब आया? 2016 में। इसके तहत क्या किया गया? 111 अंतर्देशीय जलमार्ग को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया। 111 को किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 का। लिखो, इन्हीं को पूछना है कुछ क्या? नहीं ना, समझ गया ना? चलो ठीक। चलिए, तो आंतरिक जलमार्ग में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है। उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित हुआ था 1986 में। ध्यान से समझना है। भारत का प्रथम NW मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग। NW मतलब नहीं समझना है। NW। भारत का सबसे लंबा MW कौन? 1। सबसे लंबा 1, सबसे पहला 1 ही है। लंबाई 1620 किलोमीटर। मार्ग कहाँ से कहाँ है? NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद कहाँ है? कौन राज्य में? इलाहाबाद बंगाल से यूपी में। और हल्दिया कुछ नहीं जानती है, खाली बस जब यहाँ लिखा है यूपी से पश्चिम बंगाल का रंग, इससे भी चोरी करके बता सकता था। हाँ, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक है। तो इलाहाबाद कहाँ होगा और हल्दिया कहाँ होगा? बीच में जितना भी है, बिहार पटना होते हुए गुजरता है, भागलपुर सुल्तानगंज बक्सर। जो गंगा है किस नदी में है? ये गंगा में है। देखो, गंगा भागीरथी, गंगा का ही नाम है ना, भागीरथी। और हुगली यहाँ आ जाएगा। बाकी जो ये गंगा है, सिमरिया, बेगूसराय सब जाते हो, सुल्तानगंज, भागलपुर, साहेबगंज, गंगा है, उसी में है ये NW1। NW2 मार्चा सदिया से धुबरी पट्टी। किस नदी में है ये? ब्रह्मपुत्र में। किस राज्य में? NW2 ब्रह्मपुत्र नदी में है। सदिया से धुबरी पट्टी असम राज्य में। NW3 मार्ग कोल्लम से कोट्टापुरम। किस राज्य में? केरल में है ये नहर में है, चंपाकारा नहर में। बहुत बड़ी बातें हैं, सब नदी में है लेकिन ये क्या है? नहर में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा। चौथा NW4
मार्ग काकीनाडा से मरकानम। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। किस नदी में? गोदावरी नदी में है ये। NW5 मार्ग एग्रीकल्चर से धमरा, राज्य उड़ीसा में। कौन नदी? देखो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा आ जाता है। मताई नदी, ब्राह्मणी, खरसुआ, धमरा और महानदी, चारों को मिला के NW5 बना गया। तब पूछ देगा कभी मताई नदी किस राज्य में, या पूछ देगा खरसुआ नदी, धमरा नदी, ब्राह्मणी, महानदी तो तुम लोग जानते। बैतरणी नहीं है। बैतरणी और ब्राह्मणी दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। एक बैतरणी और कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। बैतरणी दो है, महाराष्ट्र में भी है और एक उड़ीसा में भी है। तो यहाँ उड़ीसा वाला बैतरणी इसमें नहीं है, NW5 में। देख लो, मताई, ब्राह्मणी, खरसुआ, धमरा, महानदी। NW6 मार्ग कहाँ से कहाँ? लखीमपुर से भंगा। लखीमपुर से भंगा किस राज्य में? और ये किस में बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी आई में। आई ऐसे क्या कर रही हो चेहरा? आई ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी। एक नया मिल गया ना। अब ये पूछ देता आई किसका सहायक नदी है, तो तुम सोचती आउट ऑफ सिलेबस। और यहाँ के कादिशा सब आउट ऑफ सिलेबस पूछा। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस में है, क्योंकि NW6 जो है वो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी आई में है। तो सिलेबस में है या आउट ऑफ सिलेबस में? बता दो। सिलेबस में। अब पूछ देगा धमरा नदी, मताई नदी, खरसुआ नदी, सिलेबस में है ना, क्योंकि NW5 है इसमें। राष्ट्रीय जलमार्ग 111 ये गोवा में है। किस नदी में? जुआरी नदी। जुआरी नदी कहाँ है? गोवा में है। और इसी में 111। तो ये था आपका जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक परिवहन, आंतरिक जलमार्ग, यानी देश के अंदर। एक बाह्य पढ़ेंगे तो बाह्य मतलब हो गया महासागर में, समुद्र में। बाह्य हो गया समुद्र महासागर में, ठीक है। और आंतरिक हो गया नदी, झील या नहर में। तो इसी में राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग इतना ही याद रखना है। एग्जाम में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो फिर हम अगला क्या बताएंगे? महासागरीय जलमार्ग, जिसमें मुख्य रूप से महासागरीय जलमार्ग में हम लोग पढ़ेंगे बंदरगाह। और बड़े बंदरगाह कितना है? 13 को। बस 13 को बंदरगाह पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलो लिखो। समान जानकारी में आते हैं हम। महासागरीय जल परिवहन। जल परिवहन में आंतरिक आप पढ़ लिए, अब महासागरीय जल परिवहन पढ़ो। महासागर में जो जल परिवहन, महासागरीय जल परिवहन। अलोंग सोसिया। अलोंग सोसिया कहाँ स्थित है? गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना, जहाज का मरम्मती, जहाज का मरम्मती का कारखाना कहाँ है? अलोंग सोसिया जगह है वहीं पे। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, इसकी स्थापना 2004 में हुआ था। इसका मुख्यालय पटना है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। और बनाया जाता है, तब लिखना पहले। भारत का प्रमुख बंदरगाह कितना है? 13। ये 13 बंदरगाह क्रम से है। कांडला हुआ गुजरात, सबसे पहला ये है। मुंबई है, नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू, मार्मागुआ, न्यू मंगलोर, कोचीन, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरन, बारमा, एन्नोर और तेरमा, बदावन, दहानू। ये पूछा बीपीएससी पूछ चुका है। 2020 में ये बन रहा था, इसलिए करंट था उस समय का, पूछ दिया। तो करंट में भी ध्यान रखना है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब होता है पहले से ही प्राचीन काल से बंदरगाह का रूप है, उसे सिर्फ सरकार थोड़ा सा आधुनिक जहाज कैसे लगेगा आधुनिक करने का प्रयास किया। प्राकृतिक पद्धत रूप में वो स्थापित है, बंदरगाह का रूप है वहाँ पे। वर्तमान में सरकार उसके आधुनिकीकरण से कर रहा है, तो प्राकृतिक बंदरगाह उसी को बोलते हैं। विशाखापत्तनम
बम्बई, कांडला, मारमागुआ, कोच्चि और पारा में कृत्रिम बंदरगाह जिसे सरकार बनाया। ठीक है, तो कृत्रिम बंदरगाह में यह अवरोही क्रम में है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई है, अवरोही क्रम में चेन्नई, टुटीकोरन, कोलकाता, हल्दिया, नावा शेवा, मंगलोर और बधावन। करमाई है ना, बधावन। गहराई पूछेगा सबसे अधिक गहराई कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम है। दूसरा पारादीप, अवरोही क्रम में। भारत का सर्वश्रेष्ठ, यहाँ देखो, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। अब भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? मुंबई है। सर्वश्रेष्ठ पूछेगा तो विशाखापत्तनम मांगा। बृहत्तम मतलब होता है बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई, या फाइनली भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। क्लियर हो गया ना? नावा शेवा भी मुंबई में ही है, लेकिन नावा शेवा मत मारना, यानी जवाहरलाल नेहरू जिसका नया नाम आ गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। चलिए लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पश्चिम तट का बंदरगाह। आसान हो जाएगा याद करने में। पश्चिम तट, पूरब तट, ठीक है। तो कांडला गुजरात में पड़ता है, सबसे पश्चिम तट में उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। कांडला गुजरात में। ये कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय। प्राकृतिक पहले बता दिए कौन कौन प्राकृतिक है। वर्तमान नाम इसका क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। याद रखना, इसका नाम चेंज हो गया है। अब कांडला की जगह पे इसका नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। कहाँ स्थित है? कौन खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी। एटलस में देख लेना कच्छ की खाड़ी कहाँ। व्यापार, मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह है। मुक्त व्यापार का मतलब होता है आयात निर्यात पे कोई शुल्क नहीं। आयात निर्यात पे कोई शुल्क नहीं मतलब मुक्त व्यापार। क्लियर हो गया ना? पेट्रोलियम का आयात होता है इस बंदरगाह से, मंगाया जाता है। भारत में सबसे अधिक आयात किस बंदरगाह से होता है? उसका आप नया नाम बोलो, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसको पूर्व नाम क्या है? कांडला। ठीक है। अब आते हैं मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है, या भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह, यानी सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह। प्राकृतिक में पूछेगा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छा, विशाखापत्तनम। बृहत्तम मतलब बड़ा है, लेकिन विशाखापत्तनम से अच्छा नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम भी है और बम्बई भी है। बम्बई बड़ा है और विशाखापत्तनम सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर हो गया? भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह। मशीनीकृत का मतलब होता है खूब मशीनरी सामान यहाँ पे आता है बाहर से, जापान से मंगाया जाता है। क्लियर हो गया ना? मशीनीकृत बंदरगाह है। स्थित सालसेट द्वीप, महाराष्ट्र में पड़ता है सालसेट द्वीप, वहीं पे स्थित है ये बंदरगाह। व्यापार या भी मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह है। ठीक है। भारत का सबसे अधिक व्यापार होता है किस बंदरगाह से? भारत में सबसे अधिक व्यापार, तो अधिक व्यापार का मतलब होता है आयात और निर्यात दोनों। तो मारना मुंबई, लेकिन पूछेगा सबसे अधिक आयात होता है, तब मारना नया नाम बताओ, दीनदयाल उपाध्याय कांडला। क्लियर हो गया? यहाँ पे आयात और निर्यात की वस्तु क्या है? पेट्रोलियम, भेजता भी है मंगाता भी है। सूती, ऊनी वस्त्र, चमड़ा। नावा शेवा महाराष्ट्र में ही, इसका नया नाम क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। प्रकृति कैसा बंदरगाह है? भारत का सबसे नवीनतम आधुनिक बंदरगाह है। नवीनतम तो है लेकिन खूब आधुनिक है। आधुनिक यंत्र से लैस है ये बंदरगाह। यह कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब होता है स्थापना का उद्देश्य क्या है इस बंदरगाह का? इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह पर इस पे दबाव ना बढ़े, इसका भार कम करने के लिए। बाईपास क्यों बनाया जाता है? दबाव कम करने के लिए, मुख्य मार्ग को जाम कम हो। एक उसी प्रकार इसका निर्माण इसलिए किया गया दबाव कम करने के लिए। बधावन यानी दहानू, कहाँ पे? महाराष्ट्र में।
यह भारत का 13वां बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है, तो 13वां कौन हो गया? गोदावरी जहानवी है। मारमा गोवा, गुजरात से आए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आए गोवा में। गोवा में है बंदरगाह एगो, उसका नाम है मारमा गोवा बंदरगाह। यह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से क्या चीज निर्यात होता है? लौह अयस्क का निर्यात होता है। कहाँ से? मारमा गोवा से। चलिए लिखिए, चलिए पश्चिमी तट का बंदरगाह हम देखें तो न्यू मंगलोर है कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। प्रकृति या कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब रियाद कुद्रेमुख लौह अयस्क। कुद्रेमुख लौह अयस्क कहाँ है? कर्नाटक में है ना। कुद्रेमुख लौह अयस्क खान, तो वहाँ उस खान का लोहा इसी बंदरगाह से भेजा जाता है। और उर्वरक, उर्वरक मतलब वो जरूरी है कि उर्वरक मतलब रासायनिक होगा? हाँ, ठीक है, जैविक भी हो सकता है। जुड़ा है यह बंदरगाह किससे जुड़ा है? रेल लाइन से भी और सड़क से भी। सड़क में कौन सा NH है? NH17। NH17 कहाँ से कहाँ? मुंबई से कोच्चि जुड़ा हुआ है न्यू मंगलोर। अब आते हैं कोच्चि या कोचीन, कहाँ पड़ता है? केरल में। प्रकृति कैसा बंदरगाह है? यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। कहाँ पे? यहाँ पे सबसे बड़ा पोत प्रांगण है कोचीन में। पोत प्रांगण का मतलब होता है शिप यार्ड। खूब जहाज वहाँ लग जाएगा, एकदम जहाज का मेला लग जाएगा, इतना जहाज लग सकता है शिप यार्ड। स्थित मालाबार तट, पश्चिम के तट को, केरल के तट को मालाबार तट, और तमिलनाडु पूरा तट पे कोरोमंडल तट है ना, पता? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ? केरल में है, उसी पर स्थित है। निर्यात, इस बंदरगाह से क्या निर्यात करते हो? तो चाय, रबर, मसाला। और इस बंदरगाह पर आता सामान क्या है? खनिज तेल, कोयला, उर्वरक और नमक। क्लियर है ना? चलो लिखो, अब हम आते हैं पूर्वी तट का बंदरगाह। पश्चिमी तट आप लोगों ने पढ़ लिया। पूर्वी तट में हम देखते हैं तो कोलकाता बंदरगाह है। बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल से। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है ना? हाँ, किस राज्य में है? तट हुआ तो पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल। नया नाम इसका क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसी का नाम है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम बना, नाम बदल दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। स्थित हुगली नदी पे, हुगली नदी के मुहाना पे। समुद्र और हुगली नदी, हुगली नदी वाला समुद्र जा रहा वहीं पे बना। प्रकृति, यह एक नदीय पतन है, यानी नदीय बंदरगाह। अगला लिखिए दिया, यह नदीय प्रकार का बंदरगाह। ठीक है। निर्यात कोयला, कागज, चाय। चाय इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चाय सबसे अधिक असम में होता है, लेकिन निर्यात कोलकाता से होता है। ठीक है। लौह इस्पात, अबरक। आयात में उर्वरक, रसायन, कपास और इंजीनियरिंग वस्तु होता है, याद रखना। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। प्रकृति, यह प्राकृतिक बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बोले हैं गहरा बंदरगाह। स्थापना का उद्देश्य कोलकाता और विशाखापत्तनम का भार कम करने के लिए किया गया। इस तरह से नावा सेवा का स्थापना का उद्देश्य था मुंबई बंदरगाह को भार को कम करने के लिए। इसी तरह पारादीप की स्थापना का उद्देश्य था कोलकाता विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। निर्यात लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अबरक, ग्रेफाइट और कोयला। और आयात क्या होता है? इंजीनियरिंग वस्तु और उर्वरक। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, यह भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। स्थित डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित है यह बंदरगाह। एन्नोर तमिलनाडु में पड़ता है। नया नाम इसका हो गया कामराज पतन। एन्नोर का नया नाम क्या हो गया? कामराज पतन। कामराज बंदरगाह, पतन मतलब होता है बंदरगाह। यह भारत का प्रथम निगमित बंदरगाह है। यह भारत का 12वां बंदरगाह है। 13वां तो बता ही दिए, मुंबई, ये महाराष्ट्र में है। व्यापार, यहाँ से कोयला का भारत में सबसे अधिक व्यापार किया जाता है। भारत में अगर कोयला का सबसे अधिक व्यापार होता है तो किस बंदरगाह से?
एंड और तमिलनाडु से। ठीक है, क्लियर है? चलिए लिखिए। चलिए, तो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह में आते हैं। तो पूर्वी तट का छठा है चेन्नई, तमिलनाडु में पड़ता है चेन्नई। प्रकृति या भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। या पूर्वी तट का पूछेगा, पूर्वी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। खुला सागरीय बंदरगाह कौन है भारत का? चेन्नई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब व्यापार, मुंबई भारत में सबसे अधिक आयात कहाँ से होता है? कांडला में। आयात सबसे अधिक कांडला बंदरगाह, लेकिन सबसे अधिक व्यापार भारत में होता है तो मुंबई बंदरगाह से। और दूसरा स्थान व्यापार में चेन्नई का। मुंबई के बाद भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन हुआ? चेन्नई। सबसे अधिक आयात कांडला गुजरात बंदरगाह, सबसे अधिक व्यापार मुंबई, और दूसरा स्थान व्यापार में चेन्नई। याद रखना। निर्यात, यहाँ से निर्यात क्या होता है? लौह, चीनी और चमड़ा। ठीक है। और आयात क्या होता है? पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ और कोयला। चलिए जरा तूतीकोरन, तमिलनाडु में पड़ता है तूतीकोरन। नया नाम इसका क्या? B.O. चिदम्बरनार। B.O. चिदम्बरनार, इसका तूतीकोरन का नया नाम हो गया B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह। B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह याद रखना, अवस्थित मन्नार की खाड़ी में। इस बंदरगाह के निकट कौन सा द्वीप है? हैर द्वीप। या पूछेगा हैर द्वीप के पास कौन सा बंदरगाह है? B.O. चिदम्बरनार, इसका पूर्ण नाम तूतीकोरन है। प्रकृति, ये कैसा बंदरगाह है? खुला बंदरगाह है। यह कैसा बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई, खुला बंदरगाह तूतीकोरन। चलिए लिखिए। भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह आपने देख लिया। अब कुछ बंदरगाह जो 13 के श्रेणी में नहीं है, प्रमुख बंदरगाह श्रेणी में नहीं है, लेकिन बंदरगाह है, व्यापार व्यापार होता है। 13 को छोड़कर अन्य बंदरगाह, केमावन बंदरगाह तीसरा ना, तीसरा दाहेज कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ऐसा बंदरगाह है ये? प्राकृतिक है, लेकिन कैसा? वो प्रमुख बंदरगाह, इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राकृतिक है, बंदरगाह है, लेकिन इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इसे कौन सा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। रसायन बंदरगाह किसे कहा जाता है? दहेज को। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हल्दिया अवस्थित, हुगली नदी के मुहाने पे, ये भी हुगली नदी के मुहाने पे। प्रकृति कैसा है? वायु पतन के रूप में प्रसिद्ध है। वायु पतन के रूप में प्रसिद्ध मात्र एक बंदरगाह कौन है? हल्दिया। ठीक है। अब आइए, व्यापार क्या आता है? यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ। राजस्थान में, राजस्थान समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन वहाँ बंदरगाह बनाया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। लंबी नौ संचालन के दौरान, नाव से चलेगा पहले, नाव को महासागर से में जोड़ेगा। लंबी नौ संचालन के दौरान समुद्र से जोड़ने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण किया। यानी कहने का मतलब है राजस्थान में नहर बनाएगा और उसमें नाव के माध्यम से राजस्थान में जो भी सामान अगर भेजना है राजस्थान का कहीं, तो नाव पे ला देगा। नाव की नहर के माध्यम से महासागर में आएगा, वहाँ गुजरात के पास, फिर वहाँ पे बंदरगाह पे आएगा, जहाज को लाद देगा। ये लंबी नौ संचालन के द्वारा समुद्र से जोड़ने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? किस राज्य में? राजस्थान। चलिए लिखिए। अब हम जल परिवहन के अंतर्गत देखते हैं। जल परिवहन के अंतर्गत ही परियोजना, दो प्रमुख परियोजना है, एक सेतु समुद्रम परियोजना, एक सागरमाला परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना क्या है? इसका बनाने का उद्देश्य मुख्य ये है कि जहाज जो है, कोई भी जहाज अगर इधर जाना होता है तो इससे चक्कर मारता है श्रीलंका का। ठीक है। तो सरकार, भारत सरकार चाह रही है कि यहाँ छोटा छोटा जो सेतु समुद्रम, जो राम बनवाए थे, पुल बनवाए थे ना, ये है, इसको तोड़ करके और जहाज अब ऐसे चल जाए। क्लियर हो गया ना? सेतु समुद्रम परियोजना का बनाने का उद्देश्य ये है लाने का कि इसको तोड़कर जहाज इधरे चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे है पाक की खाड़ी, ये श्रीलंका और ये
भारत हो गया। जहाज इधर से भूल को जो जाता है उसकी दूरी को क्या करना, कम करना इधर से, लेकिन इसका विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? मछुआरा विरोध कर रहा है कि भाई यहाँ तो मछली उछली उसको पालने का जगह है, विरोध तो करेगा ही। दूसरा, इसको तोड़ेगा, जो आदिम पुल है राम जो बनाए थे पुरातन पुराण के अनुसार, महाभारत ये रामायण के अनुसार माना जाता है, इसको तोड़ोगे तो उस अंश अवसाद समुद्र में जाएगा तो प्रदूषण होगा, नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, छोटा छोटा इस टाइप का द्वीप है, तो लोग विरोध कर रहा है। विरोध का कारण समझ गया ना, क्यों मछुआरा क्यों विरोध कर रहा है, हम लोग क्यों विरोध कर रहा है। साथ ही प्राकृतिक पर्यावरणविद, पर्यावरणविद का मतलब हुआ जो पर्यावरण का जो विद्वान लोग हैं, उनका मानना है कि अगर तोड़ेगा अवसाद होगा तो जलीय प्रदूषण होगा, समुद्र महासागर का प्रदूषण हो जाएगा। यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उसको रहना दुर्लभ हो जाएगा। मछुआरा अपना हित की बात कर रहा है कि ये टूटेगा तो हमारा मछली कैसे पालेंगे, हम लोग विस्थापित हो जाएंगे। क्लियर है ना? तब देखो समझ गया भाई चित्र से। अब पढ़ देते हैं खाली। चेतो समुद्र परियोजना भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी लेने है कि नहीं है? हाँ, दाएं साइड का इधर इधर पाक है कि इधर पाक है? एटलस में देख के बता, कहाँ है पाक? यहाँ है पाक, यहाँ है मन्नार। कंफर्म हो ना? तो पता था पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी इधर है। क्या है यहाँ? यहाँ है पाक, यहाँ पाक है, यहाँ पाक है, यहाँ मन्नार है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। निर्माण से लाभ, इससे भारत का पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट के मध्य आने जाने वाले जहाजों को श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये टूट जाएगा तो देखो, ये पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर जो जहाज जाता है इधर घुस जाएगा। दूसरा, चेन्नई और तूतीकोरन, चेन्नई यहाँ है, तूतीकोरन यहाँ पे, ठीक है, के बीच 434 समुद्री मील की दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ऐसे जाएगा इधर से इधर इतना घूमता है तो 434 है। क्लियर हो गया ना? 434 समुद्री मील। अब आते हैं, समझ गया होगा। सागरमाला परियोजना प्रारंभ 2015 में कौन मंत्रालय चला रहा है? ये पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पूरा नाम है। उद्देश्य क्या है? तो आयात निर्यात एवं घरेलू व्यापार में आने वाले परिवहन शुल्क को कम करना, ये सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। कार्यक्रम क्या है? तो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, तटवर्ती आर्थिक क्षेत्र का विकास करना, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग का विकास करना। तो ये था आपका जल परिवहन। जितना हमने बताया है इतना ही पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ज़्यादा हाथ पैर मारने की चक्कर ना मारें, दिमाग लगाएं। जितना मैंने बताया पहले उतना कंप्लीट करें, ठीक है? तो चलिए लिखिए। हम लोग अगला टॉपिक आते हैं परिवहन में, भारत के परिवहन में वायुयान। लास्ट ये है ना, वायु परिवहन। स्थलीय में लोगों पढ़ लिए, सड़क पढ़ लिए, रेल पढ़ लिए, जल में आंतरिक और महासागरीय दोनों पढ़ लिए। अब वायुयान आ गया। वायु परिवहन ऊपर में, तो वायु परिवहन में वायुयान सेवाएं पढ़ते हैं। वायुयान सेवाएं क्या है? वायुयान सेवा पहला 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुआ। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ? 1911 में। 1933 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुआ, यानी निजी कंपनी वायुयान सेवा प्रदान करने के लिए। भारत में अंग्रेज के समय में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुआ था। 1953 में क्या हुआ? तो वैमानिक कंपनियां का मतलब होता है वायुयान सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनी थी, यानी खास करके इंडियन नेशनल एयरवेज, इसका क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल एयरवेज का 1953 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। अब राष्ट्रीयकरण किया गया तो दो सेवाएं शुरुआत हुआ। पहले 1953 में जब वायुयान सेवा को राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी भारत सरकार सरकारी कर दिया, तो दो प्रकार के सेवाएं प्रारंभ हुआ, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम को इंग्लिश में इंडियन एयरलाइंस कहते हैं। आप इंग्लिश में आप लोग ही बोलते होंगे। तो इंडियन एयरलाइंस जो है दो प्रकार की सेवा दे रहा है। आंतरिक सेवा यानी घरेलू सेवा,
आज के अंदर जितना जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ। और दूसरा सीमावर्ती देश यानी पड़ोसी देश। सीमावर्ती देश मतलब पड़ोसी देश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान। कौन छूट गया यहाँ पे पड़ोसी देश में जो भारत का है? चीन। चीन है, देखो चीन है, नहीं है, चीन को छोड़कर सब है। वहाँ सेवाएं कौन दे रहा था? दे रहा था है, क्योंकि है में आप वहाँ जाएंगे क्या हुआ देख लीजिए 2007 में। इसलिए पहले भी जानना जरूरी है कि क्या दे रहा था। तो भारतीय विमान निगम जो है, इंडियन एयरलाइंस, दो प्रकार का सेवा दे रहा था। आंतरिक सेवा यानी घरेलू सेवा देश के अंदर सभी राज्यों में, और सीमावर्ती देश में चाइना को छोड़कर जो चारों तरफ है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान, हाँ, भूटान भी नहीं है और चीन भी नहीं है, दो देश नहीं है, नहीं ना है। अब आप एयर इंडिया विदेशी सेवा दूसरे देश अमेरिका तक ये छोड़, यानी एयर इंडिया यहाँ भी सेवा दे सकता है और अन्य देश में दे सकता है, लेकिन भारतीय विमान निगम सिर्फ ये में, विदेशी में पड़ोसी देश। क्लियर हो गया? ये दोनों इसमें भी दे सकता है और इसको छोड़कर अन्य देश, चाइना, भूटान, अमेरिका वगैरह। 1987 में मेघदूत उड़ान घरेलू सेवा के लिए लाया गया था, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया? भारतीय विमान निगम ने इसमें क्या कर दिया गया? विलय कर दिया था। 2007 में क्या हुआ कि एक सरकार जो है एक सार्वजनिक कंपनी स्थापित कर दिया सरकारी, उसका नाम रखा नेशनल एवियंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आज जितनी सेवाएं प्रदान किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये कंपनी है नोडल विमान सेवाएं का। क्लियर हो गया? उसका नाम है नेशनल एवियंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NACIL। एयर इंडिया में तो इसमें क्या किया गया? ये जो था एयर इंडिया और ये भारतीय विमान निगम, भारतीय विमान निगम को एयर इंडिया में क्या कर दिया गया? एयर इंडिया में भारतीय विमान निगम को विलय कर दिया गया, ना कि भारतीय विमान निगम में एयर इंडिया को। इसको किसमें विलय किया? एयर इंडिया में। और अब इसका नाम क्या रख दिया गया? ब्रांड नाम इस कंपनी का एयर इंडिया। इसका मतलब कि अभी सेवा जो इतने भारत में दे रहा है वो कौन दे रहा है? कंपनी पूछेगा तो NACIL। इसका मतलब है अब ये भारतीय विमान निगम क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब ये जो है दोनों प्रकार का सेवा दे रहा है, घरेलू सेवा और वायु सेवा। वायु मतलब विदेश। क्लियर है? अब ये कंपनी दे रहा है, मतलब जो ब्रांड है एयर इंडिया। अब आ गया 2021 में क्या हुआ? एयर इंडिया का भी आप खरीद लिया एयर इंडिया को। कौन? टाटा खरीदा है, पता है कि नहीं? और 69 वर्ष के बाद फिर टाटा अपना इतिहास दोहराया। 69 वर्ष पहले टाटा का ही था ये, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर वो अपनी खरीद लिया, एयर इंडिया का स्वामित्व जो है खरीद लिया। और वो कंपनी का नाम क्या है? टाटा का। जो टाटा कंपनी का नाम है टाइलेस प्राइवेट लिमिटेड। किसका? टाटा का। तो पूछेगा वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? टाटा के पास। वर्तमान में एयर इंडिया भारत के किस सार्वजनिक कंपनी के द्वारा संचालित होता है? नेशनल एवियंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर हो गया? अब निजी क्षेत्र की विमान सेवाएं, निजी क्षेत्र को अपना अनाड़ लोग अपना कर रहे हैं। किंगफिशर किसका है? माल्या का। मास्टर हो तुम। आगे जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पेस जेट। हम इससे गए इससे आए, ठीक है, इंडिगो। और वायुयान सेवा हमने अनुभव किया कि वायुयान सेवा सभी लोगों की बस की बात नहीं। अगर जाने आने तक है तो ठीक है, गरीब लोग जा आ सकता है किसी तरह विकट परिस्थिति, लेकिन वहाँ जो या तो एयरपोर्ट पे या पे विमान पे जो आप मैगी 20 रुपया खरीदते हो, वो मैगी को लिया था 250 रुपया। ठीक है, हाँ, सब कुछ ही, सारी चीजें हमने यही अनुभव करा था कि क्या ये सेवाएं सभी लोगों की बस की बात है या नहीं। एक मैगी जो तुम लोग खाती हो 10 रुपया में है, वो मैगी का कीमत 250 रुपया। चलो लिखो उसको।
चलिए पवन हंस लिमिटेड हम लोग देखते हैं, स्थापना देखते हैं पवन हंस लिमिटेड का। 1985 में हुआ था इसका, ठीक है। सेवाएं प्रदान करता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को। किस लिए? अगर समुद्र में तेल खोजना है, तेल की संभावनाएं खोजना है, तो पवन हंस लिमिटेड ही हेलीकॉप्टर प्रदान करता है। किस कंपनी को? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, ऑल इंडिया लिमिटेड को भी, ठीक है। निजी संस्थान, ऑल इंडिया नहीं होगा, आयल होगा, आयल, हाँ आयल 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 इंडिया लिमिटेड। निजी संस्थानों को, अगर कोई निजी संस्थान है, अगर हेलीकॉप्टर सेवाएं चाहता है तो पवन हंस लिमिटेड उपलब्ध कराता है। राज्य सरकारों को, राज्य सरकार जितने हैं, अगर राज्य सरकार कोई प्रशासनिक कार्य के लिए अगर हेलीकॉप्टर सेवाएं चाहता है तो कौन उपलब्ध कराता है? पवन हंस लिमिटेड। या चुनाव में देखते हो प्रचार प्रसार चलता है हेलीकॉप्टर से, तो ये कंपनी उपलब्ध कराता है, बुक करती है ये कंपनी, एक दिन का इतना, ठीक है। आगे मई जून एवं सितंबर अक्टूबर ये महीने में सेवाएं प्रदान करता है, फटा से केदारनाथ तक। ये कैसा सेवाएं होगा? तीर्थ वाला, अगर जाना होगा इसको तो इस माह में मई जून सितंबर अक्टूबर में चल जाएगा हेलीकॉप्टर से। महान हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाला एशिया का सबसे बड़ा कंपनी है कौन? पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है या वायुयान सेवाएं देता है? हेलीकॉप्टर, याद रखना, हेलीकॉप्टर सेवाएं से संबंधित है। चलिए लिखिए, जीवन रेखा उड़ान प्रारंभ में, प्रारंभ कब हुआ जीवन रेखा उड़ान का? 2020 में। मंत्रालय कौन मंत्रालय चला रहा है जीवन रेखा उड़ान का? नगर विमानन मंत्रालय। जीवन रेखा का मतलब है, नामे से पता चल रहा है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। व्यक्ति संरक्षणात्मक साधन, मतलब जीवन मरण की बात हो गया। जैसे मान लीजिए कि देवघर में रोपवे हुआ था ना, रोपवे दुर्घटना, बहुत फंस गया था, तो वहाँ पे जो भेजा होगा हेलीकॉप्टर सेवाएं कौन प्रदान किया होगा? जीवन रेखा उड़ान के अंतर्गत, यानी विमान नगर विमानन। या कहीं पे दवा आपूर्ति करना है, बाढ़ आ गया, नाम से ही पता चल रहा है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को तेजी सुनिश्चित करना। आवश्यक जो हो, तो दवाओं और जीवन मरण से संबंधित साधन से संबंधित वस्तु, ये जीवन रेखा उड़ान है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए लिखिए, चलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम लोग देखें। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पहले ये समझो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का काम क्या है? इसका पहले स्थापना हुआ था 13 अप्रैल 1995 का। इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, उसका प्रबंधन का काम, घरेलू हवाई अड्डा या नागरिक विमान टर्मिनल, इस सब का प्रबंधन का कार्य किसका काम है? भारतीय विमान, हवाई अड्डा से संबंधित जो काम करेगा वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख कौन कौन है? इंदिरा गांधी, नई दिल्ली, सब जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे, तो कहाँ होगा? कोलकाता होगा। अन्ना हजारे कहाँ के? चेन्नई के थे, तो चेन्नई। बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर के, पता है ना, महाराष्ट्र के नागपुर के थे। नागपुर में ही कौन है गांव है? गाँव का नाम कोड़ा है। जन्म कहाँ हुआ था बाबा साहब का? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, अहमदाबाद, गोपीनाथ बारडोली गोरखपुर क्षेत्र के थे। गुवाहाटी, सॉरी गुवाहाटी, गोरखपुर नहीं होगा, कहाँ होगा? देख लो, गलत तो नहीं लिख दीजिए। गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी का, गुवाहाटी घटो गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, यूपी के रहने वाले थे। कहाँ होगा? लखनऊ। श्री गुरु रामदास सिख के गुरु थे, पंजाब के रहने वाले, कहाँ होगा? अमृतसर। शेख अल आलम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, श्रीनगर। राजीव गांधी हैदराबाद, क्योंकि मृत्यु हुआ था उनका उसी क्षेत्र में, हुई तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, तो हैदराबाद। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि वीर सावरकर बहुत दिन जेल में रहे थे, अंडमान वाला काला पानी सजा मिला था, तो पोर्ट ब्लेयर इसलिए वहाँ का नाम रख दिया वीर सावरकर। क्लियर है ना?
इसीलिए देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ, होलकर कहाँ था? इंदौर में। होलकर रजवाड़ा कहाँ था? इंदौर में। इसीलिए देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। लाल बहादुर शास्त्री यूपी के ही रहने वाले थे तो वाराणसी। जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे, पटना। और बिरसा मुंडा झारखंड के, रांची। नाम से ही पता चल जाएगा, तुमको यहाँ रखने की कोई आवश्यकताएं नहीं। क्लियर है ना? तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से संबंधित मुख्य बातें। लिखिए। सर यहाँ के नहीं थे बाबा भीमराव उसका मतलब महू एक जगह है सर एमपी में। किसका? बाबा भीमराव अम्बेडकर का। हो सकता वो तो जन्म वाला। हाँ चलो देखो, चलिए वायु परिवहन के लास्ट हम लोग पढ़ते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। समझ लो, नहीं इसे पढ़ाने कल रात को हम डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे पढ़ने का तरीका। कल हमने बहुत मंत्र बताया था ना कि जहाँ रटना है तो रटना पड़ेगा, जहाँ समझना है तो समझना पड़ेगा। तो देखो ये समझना है, इसको क्या करना है? रटना है। बोलते हैं ना समझना और ये रटना। आप शमसबाद में क्या समझोगे? इसमें ज़्यादा समझोगे कि एटलस में जाओगे शमसबाद है कहाँ, लेकिन फिर भी शमसबाद को याद रहे, इसको रोज देखना। ठीक है, समझना क्या है? देखो ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किसको कहते हैं? जब पुराना हवाई अड्डा है कोई और उसको विस्तार करना है, विकास करना है, और विस्तार और विकास करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, तब वहाँ से दूर कोई दूसरा जगह, चाहे 5 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, उस जगह से दूसरे जगह पर नया तरीके से क्या बनाना? हवाई अड्डा बनाना, नवीन हवाई अड्डा बनाना। क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का मतलब अर्थ क्या हुआ? जब पुराने हवाई अड्डे के पास विस्तार संभव नहीं, तब दूर किससे? पुराने हवाई अड्डे से दूर नए स्थल पर नवीन हवाई अड्डा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? शमशाबाद, हैदराबाद में पड़ता है शमशाबाद। और देवनहली कहाँ पड़ता है? बंगलोर में। ये बना है, बहुत बड़ा है। हम जहाँ गए, हम जब देखे तो समझ में आ गया कि बहुत बड़ा, यानी कह सकते हो कि वायुवान का वहाँ मॉल था लाइन से, बहुत क्षेत्रफल में है बना हुआ देवनहली हवाई अड्डा, जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उदाहरण है। ब्राउन फील्ड परियोजना क्या है? वैसी परियोजना है जो पहले से चलाई जा रही है और उसमें थोड़ा सा सुधार करके उसको और थोड़ा उन्नयन करके विकसित कर देना। क्या कहलाएगा? यानी जो चीज़ है उसमें क्या करना है? विकसित कर देना। मान लीजिए कोई घर है और उसमें प्लास्टर नहीं है तो प्लास्टर कर दिया, पंखा उंखा बिजली वायरिंग कर दिया, टाइल्स लगा दिया, एसी लगा दिया, तो क्या कहलाएगा? ब्राउन फील्ड परियोजना। कहने का मतलब पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है अब किस श्रेणी में जा रहा है? ब्राउन फील्ड परियोजना की ओर जा रहा है, क्योंकि वैसी परियोजना जो पहले चलाई जा रही है अब परियोजना में सुधार करके उनका क्या करना है? उन्नयन करके बनाया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा को उसी की ओर ले जा रहा है, क्योंकि जगह तो है नहीं, अब उसी को सुधार कर रहा। जब जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो पटना में उससे दूर कहीं 10 किलोमीटर पे कोई हवाई अड्डा जब बनेगा तो वो कैसा कहलाएगा? क्लियर हो गया ग्रीनफील्ड? तो ये था आपका भारत का आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का हमने ऑल ओवर, हमको जितना समझ में आया पुस्तक से, एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर के आधार पे हमने आपको बता दिया। आपका काम है इसे रिवीजन करना और देखना, बार बार रिवीजन करें, रटें। ये उम्मीद मत करें, सफलता के लिए सबसे मूल मंत्र यही है जो हम रात को भी बोले और अभी भी बोले, आपको कितना याद हो रहा है इसकी चिंता ना करें। आपका काम ये है कि आप उसे रोज पढ़ें, उस चीज़ को रोज एक बार देखें, संभव हो रटें, 5 बार किसी फैक्ट को बोले, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी चिंता खत्म कर दें। आप हमेशा सफलता के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप आत्मविश्वास बना रखते हुए दृढ़ संकल्प हो जाएं। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है हम निकाल लेंगे,
अगर ये आप में दृढ़ संकल्प नहीं है और आत्मविश्वास नहीं है तो आप कितनों तेज हैं, कितनों जानते हैं पढ़ने, कभी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, कभी नहीं होगा। ये घमंड में कोई ना रहे कि हम बहुत जानते हैं इसलिए हो जाएगा। इस बात का आप जरूर घमंड करें कि आप में आत्मविश्वास बना रहे, दृढ़ संकल्पित रहे। आप घमंड तब करें जब आप रोज उसको रट रहे हैं और देख रहे हैं। किसी चीज़ों को 5 बार अगर आप देखें, अगर मान लीजिए कोई चीज़ को आज पढ़े, कल भी रिवीजन करेंगे, 5 दिन तक उसको रोज देखेंगे, उसके बाद 1 सप्ताह गैप कर देंगे और 1 सप्ताह के बाद फिर रीडिंग मार देंगे। क्लियर हो गया? और फिर किसी फैक्ट को 5 बार बोल देंगे, वो तुम्हारा दिमाग में सेट हो जाएगा। याद रहे चाहे नहीं रहे, दिमाग में सेट हो जाएगा, तुम्हारे ज्ञान इंद्रिया में आ जाएगी। जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको हिट करेगा और आप उत्तर आपका सही में जाएगा। ये भी दिमाग से आप निकाल दें सभी लोगों कि जो टॉपर करता है, जो पास करता है, तो उसको सब कुछ याद रहता है, सब कुछ सभी को याद नहीं रहता। भूलने की प्रवृत्तियाँ सब में होती है। टॉप करने के लिए, किसी चीज़ में सफलता हासिल करने के लिए विशिष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जो विशिष्ट करेगा वो गयो काम से, विशिष्ट करेगा जो गयो काम से। समान चीज़ ही करना है भाई, समान चीज़ से ही सफलता हासिल होता है। समान चीज़ में क्या, जो तुम्हारे बस की बात है वही करो। तुम्हारे बस की बात क्या है? रोज पढ़ना, रटना, रिवीजन करना, यही तुम्हारे बस की बात है। तुम ये कैसे निर्धारण कर देते हो कि हमारा नहीं होगा? क्या तुम बीपीएससी आयोग हो क्या? आयोग नहीं हो, नहीं होगा और होगा, ये किसका काम है? आयोग का काम है। कट ऑफ निर्धारित वो करेगा, हमारा काम है रिवीजन करना, रटना और एग्जाम में बनाना। ये कब होगा? एग्जाम में कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब आप में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प रहेंगे। तो ये माना जाता है कि आप आत्मविश्वास आपका अगर अच्छा है, आप दृढ़ संकल्पित हैं, तो रिजल्ट का 30 से 35% योगदान इसी का होगा। अगर याद नहीं भी है किसी चीज़ को, पढ़ रहे हैं रोज, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे कि उसको भुलक्का टाइप का होगा। आप कहते होंगे कि ये भुलक्कर एक कुछ तो अबो नहीं कर रहा है, आप देखते हैं रिजल्ट जब आएगा तो टॉप की श्रेणी में आएगा। क्यों? भुलक्कर है लेकिन रोज वो रिवीजन कर रहा है, वो रोज देख रहा है, उसमें आत्मविश्वास है कि हम निकाल लेंगे। हम भूलते हैं तो क्या, हम एग्जाम अच्छा करेंगे। तो आप में ये चीज़ें रहनी चाहिए, रिवीजन और रटना। बहुत लोग बोलते हैं फलना रटने वाला है, हम समझ लेते तो आ जाता है। ये कंफ्यूजन दूर कर लें। जिसमें समझने की शक्ति है तो हो सकता है कि उसमें रटने की शक्ति नहीं हो, लेकिन जिसमें रटने की शक्ति है उसमें समझने की भी शक्ति होगा। जिसमें समझने की शक्ति, उसमें रटने की शक्ति नहीं होगा, ये सत्य है। लेकिन जिसमें रटने की शक्ति है उसमें समझने की शक्ति है। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम किसी को कहे रट लो, रट लिया, अब उसको समझने नहीं आ रहा। अब बउआ ऐसे ठेठ में उसको ऐसे होता है, इसको ऐसे हुआ, इसीलिए जो तुम पढ़े हो ना ये है, तो अच्छा ये नहीं समझ गया। जिसमें रटने की शक्ति होगा उसमें समझने की शक्ति होगी, लेकिन जिसमें समझने की शक्ति होगा उसमें रटने की शक्ति नहीं हो सकती। और नहीं जब रटे हुए मेंस में नहीं लिखाएं। मेंस में रटने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि मेंस में तुमको पॉइंट आएगा नहीं, पॉइंट तो तुमको रटना ही पड़ेगा। 10 को पॉइंट है तो उसको दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तभी कलम चलेगा। नहीं तो कतनों समझ रहेगा, कलम नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट आ ही नहीं रहा। समझ तो आ गया है, संज्ञा प्रयोग करना है, शब्द को एक्टिव वॉइस में लिखना है कि पैसिव वॉइस में लिखना है। तो ये रटने से एक फायदा ये होता है कि आपको योग विद्या हो जाता है। रटने वाला काम भोरे जरूर करें, सुबह करें। 4 बजे 5 बजे उठते हैं, 5 बजे से 6 बजे 7 बजे तक पढ़ते हैं, या 4 बजे से आप उठ के 6 बजे तक पढ़ते हैं, तो 4 से 6 बजे जो 2 घंटा है उस समय ही रटो, जरूर रटो। बाकी टाइम में अगर पढ़ते हैं तो आप बोल के खाली रीडिंग मारते जाइए, देखिए कैसे नहीं होता। तो चलिए, ये था भारत का आर्थिक भूगोल। अब कल हम क्या पढ़ाएंगे? भारत का मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या पढ़ता है? जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, नगरीकरण, जनजाति और भाषा, बस इतना ही चीज। उसको क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। मानव विकास सूचकांक से बीपीएससी मेंस में भी और पीटी में भी क्यों पूछता? सूचकांक में बीपीएससी 4 गो सूचकांक से ज़्यादा आज तक नहीं पूछा, आप देख लीजिए।
आर्थिक क्षेत्र में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को पूछेगा, गरीबी सूचकांक पूछेगा, निर्धनता सूचकांक जिसको बोलते हैं, एक पूछेगा गरीबी बहुआमी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक। आप बीबीएस से उलट के देखिए 4 सूचकांक हो सकता है, अगर पूछ दो तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 गो। लेकिन आप लोग सब सूचकांक रखते रहते हैं, सब अंडरलाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो ये एक गरीबी से ही जुड़ा हुआ हंगर, हंगर किससे जुड़ा हुआ, मानव और गरीबी का ही भाग है वो हंगर सूचकांक, नहीं भुखमरी जिसको बोलते हैं। क्यों पूछता है, क्योंकि वो मानव विकास सूचकांक, मानव का विकास तब होगा जब भूख के लिए जुगाड़ हो जाएगी, भूखा नहीं रहे, इसलिए वो पूछता है। तो 4-5 सूचकांक से ज़्यादा नहीं पूछता। तो कल हम आप लोगों को, कल भी क्लास होगा, परसों समर्थता नहीं होगा, कल होगा। कल हम आप लोगों को मानव भूगोल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।